समझ लो क्या पढ़ लिया हम क्या समझा रहे थे तुमको? हम समझा रहे थे पी नोट्स कैसे क्या हुआ, आज ये समझाना पी नोट्स क्या हुआ। कल ये हमारी बात रुक गई थी, पी नोट्स किसे कहते हैं। मैंने कहा था कि आज मैं समझाऊंगा पी नोट्स किसे कहते हैं, आराम से समझना, प्यार से समझना, ठीक, ओके ठीक। ये भारत का शेयर मार्केट है, यहाँ तक सुनना चाहिए तरीके तक। पी नोट्स पर क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन पूछा या 2016 में, 2017 में क्वेश्चन पूछा होगा प्रिय क्वेश्चन। घर जाकर प्रिय क्वेश्चन भी देखा करो और देख उसके अंदर फिर सोल्यूशन भेज दिया करो ग्रुप में। सोल्यूशन भी क्वेश्चन भी उठाया, कॉपी कर दे, भेज दिया, देखो पी नोट्स पढ़ा है, इसका सवाल ये हो रहा, समझ गए। तो पी नोट्स पर कैसे सवाल पूछा हुआ समझ लो। पी नोट्स है क्या? हेलो मीनू जी इधर देख लो, पी नोट्स कौन सा नोट्स? जो हुआ आ जाने दो, छोड़ दो। ये रहा भारत का शेयर मार्केट, ये रहा शेयर मार्केट, शेयर बाजार। शेयर बाजार भारत का, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाया हुआ, एफपीआई वालों ने पैसा लगाया हुआ, लगाया हुआ नहीं लगाया हुआ? किसने लगाया हुआ? किसने? ये क्या कौन लगाओ पहला पैसा भारत के शेयर बाजार में? कौन लगाएंगे पैसा? एफपीआई लगाएंगे, एफपीआई वाले लगाएंगे। एफपीआई भी दो हो, एक क्यू एफ आई हो, एक एफ एफ आई हो, एफ आई आई, ठीक। तो लगाया हुआ। तो जो भारत सरकार थी ना, मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम, वर्ष 1997 की बात बता रहा हूँ तुम्हें, वर्ष 1997 की बात, ठीक, वर्ष 1997 की। वर्ष 1997 में पता क्या हुआ था? उस टाइम पर हमारे जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम नाम था, वित्त मंत्री थे वर्ष 1997 में। एक साल बाद मेरा जन्म हुआ था, इसमें समझ में आया बात ये, ठीक। अभी मैं पैदा नहीं हुआ, हाँ 98 में हुआ था मेरा जन्म। इसे देख लो, 98 के लास्ट में 12 दिन कम पड़ते हैं, 99 मतलब वही है, हाँ हाँ वही 24 साल का, 24 का भी पूरा नहीं हुआ, देख लो। तो वर्ष 1997 में पी चिदम्बरम हमारे प्रधान होते वित्त मंत्री, ठीक। पीवी नरसिम्हा राव थे ना, वे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। समझ में आया बात है? इतनी बात बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है? तो वर्ष 1997 में तो थे, अच्छा वर्ष एच डी देवगौड़ा थे, ठीक। लेकिन वित्त मंत्री थे हमारे पी चिदम्बरम। क्यों नाम लिया? कारण बता रहा हूँ। अब जो विपक्ष था ना, एक तरफ तो इनकी एक तरफ तो गवर्नमेंट होगी, सरकार हो गया, सरकार हुई है, समझ लो कितनी महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ विपक्ष, और विपक्ष ने हंगामा कर रखा संसद के अंदर। ऐसा वैसा नहीं, ये कह रहे ये जो एफपीआई वालों ने पैसा लगा हुआ भारत के अंदर, एफपीआई वालों ने जो पैसा लगाया हुआ भारत के अंदर, ये विपक्ष वाले भारत सरकार को कह रहे पता करो ये जो पैसा लगाया हुआ भारत के लोगों को कितने खाते हैं, भारतीय लोगों का पैसा। तो भारतीय लोग ऐसे कितने लोग जिन्होंने जिन्होंने भारतीय शेयर मार्केट में पैसा लगाओ जो बाहर से आ रखे, क्योंकि इन विपक्ष वालों को सब पता था कि इनका ही पैसा आयो ब्लैक होकर व्हाइट होने आया वहाँ से। उस टाइम पर डायलॉग भी चलता था, पैसा व्हाइट करना, ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करना, भारत सरकार मौका दे रही है, आ जाओ। हवाला के जरिए पैसे पहुँचा दिए, भारत की शेयर मार्केट में लगा दिए, पैसा व्हाइट होगा। टैक्स की चोरी, इसे बोलते थे टैक्स की चोरी करना। यहाँ ये विपक्ष था, इसे तो पता था क्या हो रहा, सब पता था विपक्ष को, विपक्ष सवाल उठा रहा था। अब सरकार के हाथ पैर फूलना स्टार्ट हो गए, सर संसद ही नहीं चलने दे रहे बिल्कुल भी, हंगामा कर दिया। हंगामा इतना खतरनाक तरीके से कर दिया कि कहा कुछ तो करो सर, इनके लिए पता करो ये एफपीआई वाले कौन है और किन्होंने भारत की शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ, भारत की शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ। ये काम कौन करेगा? ये काम पता कौन करता? ये काम करता है डीपी, जिसे बोलते हैं ब्रोकर। समझाया था मैंने तुम्हें, ब्रोकर। तो ब्रोकर को पता क्या कहा गया? ये ब्रोकर था, इसे ब्रोकर कह रहे। इसके डीपी के पास जिसका भी डीमेट अकाउंट होगा, अब तो डीमेट अकाउंट हो, पहले नहीं हुआ करता था, जिसका भी अकाउंट होगा पता करो भारत की जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे इनके अकाउंट की जानकारी जांच पड़ताल करो। तो जांच पड़ताल करने के बाद ना जिसकी भी पास जांच, सरकार ने पता क्या कदम उठाया? सरकार ने सोचा है ये जो विपक्ष वाले ऐसे नहीं मानने के, जो हंगामा कर रहे, संसद चलन नहीं दे रहे बिल्कुल भी, संसद के अंदर कुछ भी कार्य नहीं होने दे रहे। तो फिर विपक्ष वालों इन दोनों के बीच में मध्यस्थता हुई और सरकार ने पता क्या कहा कि जो डीपी है ना, ये ब्रोकर, जहाँ तुम खाता खोलते हो, ब्रोकर के पास खाता खोलते हो, वो ब्रोकर, वो डीपी, वो जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल करने के बाद जो डीपी है ना, ये एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, एक सर्टिफिकेट जिसका खाता सही पाया गया और जिनने अवैध तरीके से भारत की शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रखा, उसे एक नोट मिलेगा, उस नोट का नाम, उस सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट एक टाइप का, उस पर लिखा रहेगा पी नोट्स लिखा रहेगा। इसे बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। आप भारत की शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात होता समझ में नहीं, बताओ पार्टिसिपेटरी नोट्स किसे कहते हैं?
यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स जिसके पास होगा वो भारत की शेयर मार्केट और भी लगा सकते हैं, लेकिन जिसके पास पार्टिसिपेटरी नोट्स होगा इस तरह ये जानकारी होगी पक्का 100% ये मेरे लोग जिन्होंने अवैध तरीके से भारत की शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया हुआ। आया समझ, फिर आराम से खुलासा हो जाएगा सबके सामने। ये काम किसका होगा? डीपी का, भारत सरकार ने। तो भाई जो पक्ष थे विपक्ष थे ये सब मान चुके। वर्ष 1997 की बात है, संसद चली दोबारा, और संसद में बजट पेश करना हो, जब बजट पेश करना हो तो बताना पड़ा कि बताओ भारत की शेयर मार्केट में जो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री को बोल कर सब बताना पड़ता। पी चिदम्बरम बोल के बता क्या बताया कि भारत की शेयर मार्केट के अंदर एफपीआई के द्वारा जितना ही पैसा लगाया जा रहा है ना उसमें से 70 से लेकर, अच्छा ये बताओ जब पी नोट्स आया होगा ये पॉपुलर हुआ होगा नहीं हुआ होगा? जब पी नोट्स आया होगा, एक मिनट रोक लो बात, जो पी नोट्स आया होगा पॉपुलर हुआ होगा नहीं? बहुत लोगों के बाद बहुत अधिक मात्रा में पॉपुलर हुआ, आज भी पॉपुलर है। आज समझ में, आज भी पॉपुलर है, इतना अधिक मात्रा में पॉपुलर हुआ इसका डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगा, बहुत अधिक पॉपुलर हुआ पी नोट्स, क्योंकि जिसके पास पी नोट्स होगा वही शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता होगा। समझ में आई बात है? दूसरे भी लगा सकते थे, लेकिन यूँ क्या इनकी खाते पे जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है, पी नोट्स लेना ही होगा। पी नोट्स के बारे में तुम्हारे घर जाकर पढ़ना, तुम सर्च कर यूट्यूब से सर्च करना, पी नोट्स डाल देना और अच्छी जानकारी उठा लेना तुम। समझ में आया बात? आज भी वर्तमान समय पी नोट्स है, आया समझ में? और ये पी नोट्स से जो लिए गए पी नोट्स पता लग गया ना एक प्रकार का सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाएगा जो भारत की शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनका अकाउंट। ये काम किसका होगा? डीपी का, ब्रोकर, वो खाते की जांच पड़ताल करता होगा, फिर ने जो शेयर धारक होंगे उन्हें पी नोट्स थमा देगा, पी नोट्स थमा देगा। अब इनकी रिपोर्ट आया, अब से भारत वर्ष 1997 में पी चिदम्बरम पूछा गया, विपक्ष ने पूछा बताओ ना भारत की शेयर मार्केट के अंदर एफपीआई वाले कितना पैसा लगा रहे हैं, भारत की शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा लगा रहे कितना पैसा लगा रहे, और जो पैसा लगा रहे कितना पैसा पी नोट्स के तहत लग रहा। जैसे इन्होंने बोला कि भारत की शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा लग रहा है ना, आया समझ में, भारत की जो शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा लग रहा 70 से 75%, 70 से 75% केवल पी नोट्स के द्वारा ही हो रहा। इसका मतलब जो 70 से 75 फिर भी दूसरे लोग कौन जो पैसा लगा रहे, इसका मतलब पक्का में घोटालेबाज है। आया समझ में? तब हंगामा मच गया, संसद बंद कर दी गई, संसद बंद कर दी गई। सरकार का इनका कहना पता क्या था? जो विपक्ष वाले थे, विपक्ष वाले कह रहे पी नोट्स खत्म करो, पी नोट्स में घोटाला, यहाँ समझ में, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पैसा लग रहा था। समझ में आया बात है? यहाँ ज़्यादा पैसा लग रहा था, ठीक है। विपक्ष ने फिर हंगामा कर दिया, सरकार ने कहा पी नोट्स खत्म करो, संसद चलनी नहीं थी बिल्कुल भी। वर्ष 1997 की बात बता रहा हूँ तुम्हें, पी चिदम्बरम के सामने। उसके बाद क्या हुआ, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने जो संसद की बैठक थी उसे भंग कर दिया, कुछ देर से उस समय के लिए रोक दिया, 2 घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है कोई प्रॉब्लम? फिर जो मीटिंग स्टार्ट हुई, अब जो पी नोट्स है ये सिद्धर्दी बन गया, क्योंकि पी नोट्स में सही डाटा नहीं आ रहा। आया समझ में? यहाँ पक्का 100% कुछ घोटाला, यहाँ पक्का कुछ 100% कुछ घोटाला, ऐसा सरकार का, ऐसा विपक्ष का मानना था। इतनी बात बताओ जो समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत? उसके बाद जो हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जो 2 घंटे बाद फिर संसद चली, संसद जैसे चलनी स्टार्ट करी तो फिर ये तो मान ही नहीं थे विपक्ष वाले, तो पी चिदम्बरम जी आए, उनका पता क्या कहना था? उनका कहना था सरकार अब जो पी नोट्स, कौन सा नोट्स, इसे खत्म कर रही, इसे क्या कर रही? खत्म कर रही। ये आने दो, ये तो बहुत पॉपुलर था, ये आने दो। और जैसे ये आया, भारत का शेयर बाजार इतना तेजी के साथ गिरते चला गया, 2 घंटे के अंदर पूरा शेयर बाजार गिर गया। 2 घंटे के अंदर उन्होंने एक लाइन का बयान दिया, इधर जो बयान इन्होंने बयान दिया था कि भारत इस शेयर जो पी नोट था वो पूरी तरह खत्म कर रही, इतना बयान दिया। इतना बयान देने के बाद जो भाषण सुन रहे थे जो एफपीआई वाले, तो बहुत खतरनाक है, इन्होंने भाषण सुना, टीवी पर भाषण सुना, अपनी मार्केट से यहाँ से पैसा, क्योंकि पी नोट बहुत पॉपुलर था। समझ में आई? उन्हें पता था फिर खाते की जाँच पड़ताल होगी, फिर इनका पैसा आएगा, शेयर मार्केट से पैसा तुरंत निकलना स्टार्ट हुआ, शेयर मार्केट नीचे जा गिरा। ऐसा लग रहा था अब तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सारा ही गायब हो जाएगा। ऐसा मैंने बताया, जब निकालते हैं ना बहुत अधिक मात्रा में निकालते हैं, ऐसा लग रहा था भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो टोकरी, आरबीआई की टोकरी, उसके अंदर डॉलर बचने का ही नहीं अब तो। ऐसा समझ। उसके बाद जब गिरता चला जा रहा था तो फिर बीच में पता कौन आया? बीच में कूद पड़ा, ऐसे सोचा ऐसे नहीं काम चलने का, बीच में कूद पड़ा सेबी। कौन? सेबी आया, और सेबी ने इंटरफेयर किया शेयर मार्केट के, और शेयर बाजार को ही बंद कर दिया कुछ समय के लिए, 2 घंटे के लिए शेयर बाजार बंद कर दिया। कोई निकाल नहीं सकता, कोई डाल नहीं सकता। समझ में आई बात है? किसी भी का काम रेगुलेट करने का हो। समझ रहे तुम क्या हुआ था कहानी? अच्छा, कहानी के जरिए लंबे समय तक बात याद रहेगा, इसलिए मैं जोड़ के पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई कहानी होती नहीं। समझ में आई बात है? मैं बना दूँ लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखे हुए हैं, तुम भी देखा करो घर जाकर। आज तुम पी नोट्स की वीडियो देखा करो, हवाला मार्केट की वीडियो देखा करो, सर्च कर देखोगे, फिर तुम कहानी के जरिए याद आती है लंबे समय तक। इतना बताओ, समझ में आया नहीं? जो सेबी थी ना, सेबी ने इसमें इंटरफेयर करा, और इंटरफेयर करके जो शेयर मार्केट था 2 घंटे के लिए पूरी तरह बंद कर दिया। उसके बाद जो संसद की जो बैठक थी फिर स्थगित हुई, फिर 2 घंटे बाद चली।
2 घंटे बाद जैसे चली तो फिर जो पी चिदम्बरम जी आए, फिर पता क्या कहने लगे, हमने कहा था थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले कि पी नोट्स हम पूरी तरह खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी भारत सरकार का कोई इरादा नहीं है। आए समझ में, पी चिदम्बरम ने था क्या, दोबारा स्टेटमेंट दिया, अभी भारत सरकार का कोई इरादा नहीं है, भारत सरकार से जारी रखेगी। उन्हें पता था ना विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा, साइड में फोन करके बता देते हैं कि क्या कह दिया आपने संसद के अंदर, वहाँ देखो शेयर मार्केट में क्या हालचाल हो रहा है। इसलिए नेताओं के जो नजर हो ना, वित्त मंत्री हो, उनके भाषण जो बाहर के एफपीआई वाले, जो जिनका भारतीय शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ, गौर कान अड़ा कर सुनते हैं, वहीं एयरफोन लगा कर सुनते हैं एक एक भाषण में। उन्हें पता ना कौन कौन सा क्षेत्र बढ़ेगा, कौन कौन सा घटेगा, जहाँ बढ़ेगा वहाँ पैसा लगाएंगे, जहाँ घटेगा वहाँ तो पैसा निकाल कर बहुत जल्दी भाग जाएंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, ये बात बताओ, समझ में ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम? और जो पी नोट था ना, पी नोट्स आज तक भी जारी, वर्तमान समय में भी पी नोट काम कर रहा है। समझ में आया बात? या इसे तुम एक काम करना, अब घर जाकर पी नोट्स के बारे में पढ़ना और ग्रुप में भेज देना, मैं भी पढ़ लूँगा थोड़ा थोड़ा। समझ में आया बात? या चलो इसे इतना ही नोट करो। देखो अब दो थ्योरी समझाने जा रहा हूँ मैं तुम्हें, जो पूरी दुनिया में चलती है थ्योरी, जो अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी जाती है। समझ में आया बात? या अगर सब प्रत्येक देश का एक ही काम है, अपने देश को विकसित अवस्था बनाना, और विकसित बना लिया ना तो उसको और विकसित बनाना, आगे लेके जाना, देश को कैसे बढ़ाया जा सके, उत्पादन बढ़ाकर। ये बात तुम्हें तो पता, अच्छी तरह जानते हो। किसने बताई ये बात? ये भी आज समझना मुझे। कैसे तुम्हें कैसे पता लगा कि देश को उत्पादन बढ़ाओगे और बढ़ाओगे? गरीबी का दुष्चक्र याद है? अगर याद है ना तो देखो क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना आज, ठीक? दिमाग और दिल खोल देने वाली बातें। यूपीएससी का जब भी पेपर आता है ना, यूपीएससी का जब भी पेपर आता, सुन लो, यूपीएससी का जब भी पेपर आता 3-4 क्वेश्चन उसमें, 2-3 क्वेश्चन उसमें ऐसे आवा, उनका उत्तर कोई नहीं देता, उनका उत्तर कोई नहीं देता, उन बच्चे इग्नोर करके चले जा, टीचर इग्नोर कर चले जा, चाहे इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हो, क्योंकि वहाँ भी इंसान ना तड़प जा उसमें। समझ में आया कैसे सवाल पूछता, यहाँ समझेंगे। ठीक है, पहले समझना भी कि भारत जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, उसका नेचर कैसा, भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसका बिहेवियर कैसा बिहेवियर है उसका, समझ ले। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए वर्ष 1930 से पहले ना हमारे यहाँ क्या चलता था। जब 1930 का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं? 1930 का नाम इसलिए ले रहा हूँ, 1929 की आर्थिक महामंदी पूरी दुनिया में महामंदी आई थी। पूरी यूरोप की ना सारी कंपनियां बंद हो चुकी थी, रोजगार ठप, पूरे जो अमेरिका थी सारी कंपनियां बंद, टोटल ताले लग गए थे। कारण क्या था उससे पहले जानेंगे, उससे पहले क्या चल रहा था। ठीक, उससे पहले क्या चल रहा था ये जानने की कोशिश कर रही है। समझ में आया? चलो, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए वर्ष 1930 से पहले की बात बता रहा हूँ तुम्हें, वर्ष 1930 से पहले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, अर्थशास्त्री, नाम था जेबी साहा, SAY से, ये नाम उनका, जेबी से। बहुत बड़े शास्त्री हुए, एक लाइन का स्टेटमेंट दिया इन्होंने। इनकी पुस्तक थी, और जो पुस्तक दी थी ना, उस पुस्तक के अंदर एक ही बात लिखी हुई थी, आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। समझ में आ बात है? आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। जो बात कही, बड़ी मस्त बात कही, मैं लिख कर ले गया हूँ, नाम हो, मांग आपूर्ति का सर्जन करती है। इकोनॉमिक्स के अंदर मांग आपूर्ति का सर्जन करती है। मैं इनको लिखने जा रहा हूँ, क्या बात बताई इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर। मांग ये वाली मांग नहीं है, आ समझो, डिमांड की बात कर रहे। मांग कुत्ती नहीं है, वो आपूर्ति है, समझ मांग आपूर्ति का सर्जन करती है। ठीक, यानी आपूर्ति, सॉरी उल्टा हो गया यार, आपूर्ति मांग का सर्जन करती है। मांग का सर्जन, ये थ्योरी, आपूर्ति मांग का सर्जन करती है। आप आपूर्ति का संबंध यहाँ प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन का मतलब सीधा उत्पादन था। आप उत्पादन बढ़ाओ मांग बढ़ जाएगी, आप उत्पादन बढ़ाओ मांग बढ़ जाएगी। आज के समय में मार्केट कैसा हो, तुम्हारा क्या मानना?
मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड होगा तो लोग उसका ही तो उत्पादन करने वाले। अगर उत्पादन नहीं होगा, अगर उसकी डिमांड नहीं होगी तो उत्पादन करोगे? नहीं करोगे ना, ऐसा समझ। इसका लेकिन ये वर्तमान समय की थ्योरी, पुराने समय की थ्योरी ऐसी नहीं है थी। जो जेबी सेठ है ना, इनके द्वारा थ्योरी दी गई थी, पहले ना आप उत्पादन करो, मांग है या नहीं है, एक दिन पक्का मांग होगी। दोबारा फिर समझने में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पहले सिर्फ उत्पादन करो, मांग तो फिर अपने आप सर्जित हो जाएगी। कहते हैं आपूर्ति करो आप, मांग का सर्जन स्वयं हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है यार, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। आप सिर्फ प्रोडक्शन करो, मांग की आपूर्ति तो खुद हो जाएगी। जैसे समझ में आया बात है, ध्यान तो सुनने की कोशिश करना, यह बात हर जगह फॉलो होगी, हर जगह। इतनी बात बताओ, समझ में बात। मांग किसका सर्जन करती, आपूर्ति किसका सर्जन करती है? मांग का। जैसे जब मैं स्टार्टिंग में जब तुम्हें पढ़ा रहा था, ध्यान तो सुनना चाहिए, जब मैंने तुम्हें समझाता उत्पादन आय और वे समझाता, हमने कहा था ये उदाहरण था मैंने एक महंगा उदाहरण था, ये उदाहरण कहीं यहाँ काम आएगा। उत्पादन के बारे में समझाया तुम्हें, मैंने कहा अगर 8 रुपये का उत्पादन हुआ तो 8 रुपये का फिर आय का सर्जन हुआ होगा। उत्पादन आय और व्यय एक चीज के 3 पहलू नहीं है, 8 ही रुपये का आय का सर्जन हुआ होगा। उत्पादन आय और व्यय, फिर खर्च भी इतने करा होगा। कितने रुपए? 8 रुपये। ठीक, हमने कितने रुपए का आय का सर्जन करा? जो आय का सर्जन करा उसे तो हम आपूर्ति बोलते हैं। ये तो आपूर्ति है हमारी, ये आपूर्ति है कि नहीं है? क्या है हमारी? है, यही तो हमारी सप्लाई है, यही तो हमारी सप्लाई है। हमने 8 रुपये का उत्पादन करा। जब 8 रुपये का उत्पादन करा तो 8 रुपये की फिर आय हमारी आय हुई। जितनी हमारी उत्पादन होगा इतनी हमारी आय होगी, और जितनी हमारी आय होगी इतनी हम खर्च करने वाले होंगे। और जब खर्च करोगे, जो इंसान खर्चा करेगा वो डिमांड नहीं पैदा करेगा। अरे भाई तुम खर्चा करोगे, तुम्हारे हाथ में पैसे आ गए, 8 रुपये आ गए, तो कुछ खरीदने जाओगे तो डिमांड पैदा करोगे नहीं। इसका मतलब इसका संबंध किस तरह? डिमांड से। किस तरह? तुमने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले क्या करा? उत्पादन। फिर क्या पैदा होगी? आपूर्ति। तो क्या पैदा होगी? आपूर्ति किसका सर्जन करती है? तो यही तो पढ़ा है सारा, पूरा इकोनॉमिक्स इस पे टिका हुआ। पूरा इकोनॉमिक्स समझ ना क्या कहने को कोशिश करी जा रही है। मैंने कहा तुम उत्पादन बढ़ाओ, तुम आपूर्ति बढ़ाओ, तुम सप्लाई बढ़ाओ, तुम्हारा ना डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसा कहा था जेबी शाह ने किसी जमाने में 1930 से पहले, और पूरी दुनिया इसी थ्योरी पर काम करती थी। वर्ष 1930 से पहले, आज भी काम करती है दुनिया इसी थ्योरी पर। तुम अपने देश में सिर्फ डिमांड बढ़ाओ, डिमांड नहीं। जो विकसित देश है ये डिमांड बढ़ाते रहते हैं। मैंने कहा उनकी समस्या डिमांड की, हमारी समस्या सप्लाई की। उनकी समस्या क्या है की? अलग अलग देश अलग अलग प्रॉब्लम। विकसित देशों की समस्या डिमांड की, हमारी समस्या सप्लाई की। अब ये बताओ मुझे, हमारी समस्या सप्लाई की तो हमारी समस्या तो हम सप्लाई की, तो हमें सप्लाई बढ़ानी चाहिए। तो बताओ जो जेबी से की थ्योरी वो भारतीय अर्थव्यवस्था फिट बैठती है नहीं बैठती? क्योंकि हमें क्या पैदा करना चाहिए? आपूर्ति। अभी बताओ जो जितने विकसित देश है वे इसके बियॉन्ड नहीं काम करते क्या? वे तो बस डिमांड, वे सोचते हैं डिमांड पैदा करो बस। जब डिमांड, क्योंकि उनकी समस्या तो डिमांड की, उनकी आपूर्ति थोड़ा ही है। वे सप्लाई साइड पर ध्यान नहीं देते, वे डिमांड साइड पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनकी समस्या डिमांड साइड की। हमारी समस्या कौन सी? हमारी समस्या सप्लाई साइड की। सप्लाई साइड की मतलब आपूर्ति की समस्या। हमारे यहाँ उत्पादन ही नहीं है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कंपनी नहीं है हमारे यहाँ, कहीं नहीं है कोई कंपनी हमारे यहाँ। एफडीआई वालों को हम हाथ जोड़ के बुलाया, आ जाओ बाबू, आ जाओ, जो टैक्स में छूट दे दिया, जाओ। समझ में? इसका मतलब हमारी समस्या जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी जो समस्या ना वह यहाँ आपूर्ति साइड। और पूरी दुनिया में वर्ष 1930 से पहले यही थ्योरी चलती थी, पहले तुम आपूर्ति प्रोडक्शन करो तब तुम्हारे यहाँ मांग बढ़ेगी। जेबी से की जो थ्योरी थी ना यह पूरी दुनिया में लागू हुआ करती थी वर्ष 1930 से पहले, और ये सही भी है। जरा मुझे एक बात बताओ, उदाहरण देता हूँ तुम्हें। इतना खतरनाक, देखो उसका नाम सुना तुम्हें? एप्पल की कंपनी का। थोड़ी देर बाद लैपटॉप लेने वाला हूँ मैं इसका ही। एप्पल का सबसे महंगा मोबाइल बताओ कौन सा? ठीक, सबसे महंगा i13। अभी मुझे ये पता है i13 जो मार्केट में रखा आया होगा, i15 जो सा भी आया होगा। i13 है सबसे महंगा, लाखों की तैनात में इसका रेंज। ठीक, i13 ना एप्पल का जो मोबाइल फ़ोन है। ठीक, उसके बाद जो दो कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ये समझाने जा रहा हूँ। आपूर्ति मांग का सर्जन करती है कि तुमने सिर्फ प्रोडक्शन करो, उत्पादन मांग डिमांड की टेंशन लो, डिमांड पक्का बढ़ जाएगी। आ जाओ। उसके बाद सैमसंग का नाम सुना है? किसी बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन भी होगा सैमसंग का? आज मेरे पास भी है। आज समझ ये अपने निकालते रहते हैं, जैसे S21 निकाल दिया, S21 निकाल दिया, S सीरीज में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन निकालते हैं S सीरीज में। ठीक, तो इसका तो i13 होगा। अब देखो जब ये मोबाइल फ़ोन बनाएंगे तो कहीं हर साल एक जैसे फ़ोन रखेंगे, पूरी ज़िंदगी बना के बाहर छोड़ दिया। हाँ, ये चाहेंगे कि अगर इन्होंने ना इनका एक बार ही प्रोडक्शन तो करो,
डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन करना। जैसे प्रोडक्शन करेंगे उत्पादन करेंगे, जैसे उत्पादन करेंगे क्या बढ़ जाएगी तुरंत डिमांड। और उसके लिए इतना खतरनाक तरीका प्रचार प्रसार करेंगे, 10 बार दिखाएंगे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, ये फीचर्स ये फीचर्स ये फीचर, पहली बार तुम इग्नोर कर दोगे और होता कुछ नहीं उसके अंदर, वही मोबाइल फोन, वही कैमरा, वही बात हो रही, सब चीज़ें। आया समझ में, युवा वर्ग आया समझ, जल्दी आकर्षित हो उस मोबाइल फोन के ऐड की तरफ। समझा रहा हूँ मैं, सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं, पता कि इस आपूर्ति पर ध्यान देते हैं। डिमांड तो खुद ही पैदा कर लो एडवर्टाइजमेंट के जरिए। आज समझ, यानी उसका नियम जो जेबी सेन के द्वारा किसी जमाने में अर्थशास्त्री थे, किसी जमाने में जो थ्योरी दी थी, आज भी लागू हो रही, पूरी दुनिया में काम कर रही है। कहते हैं अगर तुम ना, जो बंदा आज भी सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा है, प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा है, मैं 10-12 घंटे मेहनत करता हूँ, मैं सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा हूँ, पक्का 100% लिख लो, एक दिन मेरा दिन आने वाला। 10-12 घंटे मेहनत कर रहा हूँ ना, मेरा दिन पक्का आने वाला। तुम 8-10 घंटे मेहनत कर रहे हो ना, केवल प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हो, तुम उत्पादन कितना हो रहा, आउटपुट कितना हो रहा, आज समझ। और जो उसके बाद तुम्हारी डिमांड एक दिन ऑटोमेटिक जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी, देख लेना, तुम लिख कर रख लेना। उनकी थ्योरी जिंदगी में भी फॉलो हो रही। ये बंदा था वर्ष 1930 से पहले, आज भी इनकी थ्योरी यही फॉलो, भारत में तो आज भी इनकी थ्योरी फॉलो हो रही। ये बताओ, जो एप्पल i13 जो फोन है, सबसे महंगा फोन है, कुछ नहीं करते हैं, नया मार्केट में अगले साल इन्हें फोन निकालना, उसके लिए 2-4 फीचर्स बदलेंगे, ये दिखाएंगे, बार बार टीवी पे ऐड दिखाएंगे। तो मनुष्य हो ना, खासकर भारत के मनुष्य इतने अट्रैक्टिव हो, जब 4-5 बार ऐड दिखा रहे इनके हाथ। ये पता क्या कहते हैं, इतना भी संघर्ष नहीं करते कि दोनों मोबाइल फोन मार्केट में जाएंगे, एक S20 बन जाएगा, एक i13 जाएगा, दोनों की दुकान पर रखे हो सकता है एक ग्राहक जब मार्केट के अंदर मोबाइल फोन लेने गया दुकान पर, तो पता क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये कि कभी इस i13 को छोड़कर S21 पर चला जा। तो इतने तक की सुविधा दी इन्होंने, आपके घर में, आपके बेडरूम तक फोन पहुँचा कर जाएंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट, इतने खतरनाक हैं, समझ आई बात। या अपने यहाँ डिमांड पैदा करने के हैं, ये सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं, ये उत्पादन पर ध्यान देते हैं, आपूर्ति पर ध्यान देते हैं, मांग पर इनकी टेंशन नहीं है, मांग तो ये खुद पैदा कर लेते हैं। होता नहीं है ऐसा। ऐसे भाई जोमेटो का नाम सुना तुम, जोमेटो वालों का नाम। अब क्या था पहले, ये जो होम डिलीवरी वाले खाना पहुँचाते थे, अब जो जोमेटो वाले ने क्या करा, पता क्या करते, खाना कहीं भी हो, तुम देश के किसी भी कोने में हो, आराम से पहुँचाता, उन्होंने जगह जगह करके अपने ऑफिस खोल दिए। अब ये भी दिखागा तुम कितनी दूर हो, 10 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, उसका इस करके उसका 30 मिनट में आ जाएगा, 5 मिनट में आ जाएगा, 4 मिनट में आ जाएगा तुम्हारे मोबाइल फोन में। इस तरह है, मैं टेक्निकल वो थोड़ा वीक हूँ, 1-2 साल तक इससे थोड़ा मैं दूर रहा हूँ इतनी, लेकिन मुझे जानकारी में पढ़ता रहता हूँ सबके बारे में। आया समझ में। इतना उन्होंने क्या करा, उसने ना सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, उसे बताना आने वाला टाइम तुम्हारा ही है। जोमेटो वाले ने पता क्या, जगह जगह अपने ऑफिस खोल दिए लोकल में जाकर। आया समझ में। अब किसी भी कंपनी चाहे कोई सी भी हो, उसका खाना तुम्हारे यहाँ पहुँचा देगा लाकर, कोई सी कंपनी हो तुम्हारे यहाँ अलग खाना पहुँचा देगा। उसने क्या करा, सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, प्रोडक्शन पर, आपूर्ति पर ध्यान दिया, मांग तो जनरेट खुद कर लगा। आज देखो पूरी दुनिया में उनका ही बोलबाला। जो कपिल शर्मा का शो था ना, कॉमेडियन वाला, उसके ऊपर पिक्चर भी बनाया, पिक्चर रिलीज होने वाली उसके ऊपर, जोमेटो वाले के ऊपर। आया समझ में। तो मैं सिर्फ ध्यान कहाँ देना, तुम ध्यान देना आपूर्ति पर, क्योंकि हमारी जो समस्या ना आपूर्ति की रही, प्रोडक्शन है नहीं हमारे यहाँ। देखा नहीं तुम ना, PLI स्कीम चला रहे हैं हम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उत्पाद प्रोत्साहन योजना, ऐसी ऐसी स्कीम चला रहे हैं हम। हमारी समस्या सप्लाई साइड की, उनकी समस्या अलग। उनकी समस्या ही पहले सप्लाई साइड की थी। बताऊंगा हुआ था क्या, वर्ष 1930 के बाद हालात बदले उनके, समझ गए बात। उनकी समस्या ही पहले सप्लाई साइड की थी, वर्ष 1930 के बाद हालात बदले, समझ गए। इतना बात बताओ। तो ये जो नियम, जो थ्योरी है, ये भी जो इन्होंने थ्योरी दी ना, इस थ्योरी को हम क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। जो भी MA करेगा ना, या BA का रखा, MA करेगा इकोनॉमिक्स, तो ये सब चीज़ लिखने का मौका मिलेगा, उसको अवसर प्राप्त होगा। आज समझ, BA के बाद में चाहता हूँ तुम इकोनॉमिक्स MA ही करो, समझ पाया बात। या ठीक, क्योंकि उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो, समझ पाया बात। अलग अलग क्षेत्र में काम करने का मौका मिला, और भारत सरकार ऐसे बंदों को प्राथमिकता दे जो ठीक ठाक तरीके नॉलेज रखते हो, समझ में आया बात। यह ठीक, क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी थी। अब बताओ क्लासिकल थ्योरी समझ में आई। थ्योरी का मतलब सिद्धांत, सिद्धांत था कि आपूर्ति मांग का सृजन करती है। बात सही है गलत है, उदाहरण बताया था मैंने तुम। इतने खतरनाक है, यूँ तो आप टेंशन मत लो, जहाँ 4-5 बार ऐड दिखाए ना, इंसान अट्रैक्टिव हो जाता। ये स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य का नेचर हो। अगर तुम 10 बार किसी चीज़ को देखोगे ना, तो पक्का 100% लिख लो, तुम उसका आदत पड़ जाएगा। आया समझ लो, आदत पड़ जाएगा। अगर तुम 10 बार नहीं देखोगे ना, तो तुम ना देखने का आदत पड़ जाएगा। ये मनुष्य का नेचर हो, साइकोलॉजी ऐसा कहती है। अगर तुमने 3-4 दिन तक किसी काम को नहीं कर, 4 दिन तक, 3 दिन हार्डली 3 दिन तुमने किसी काम को नहीं करा ना, नहीं समझ जाओ गया तुम्हारी लंका लग गई। आज समझो, अगर 3 दिन तक तुम किसी काम को लगातार कर लोगे, तो ये समझ जाओ तुम ऑटोमेटिक लगातार कर लोगे, इसका तुम उसका आदत पड़ जाएगा।
अगर 3 दिन तक नहीं करोगे ना तो तुम आदत ना करने का पड़ जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर तुम कैसा आदत डालना और कैसा छोड़ना, समझ में आती है। ठीक, ये ह्यूमन का नेचर हो, ये तो साइकोलॉजी है। इतना बताओ समझ में आया। अब मुझे 10 बार ऐड दिखाया गया, मोबाइल फोन का दिखाया गया, इसलिए तो मैं अपने मोबाइल फोन में तो मैं फ्लिपकार्ट, मीशो शीशो के जो ऐप है ना सारे डिलीट मार देता हूँ। क्यों? खरीदना मुझे कुछ है नहीं, 2-2 घंटे तक देखो जा रहे इसको, बस देखो जा रहे इसको। हाँ क्या 3 घंटे बर्बाद करने के बाद एक प्रोडक्ट खरीदता है, वो बाजार उसका जादू चढ़ता है इंसान पर, खींच लेता हो अपनी तरफ, आकर्षित करता हो। तो 12वीं क्लास में लेसन भी है बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य पर क्या असर होने लगता है। समझ में आया बात है? इतना बताओ समझ में आया नहीं है तो ज़्यादा प्रभावित नहीं होना। मुझे ये बता दो जरा, ये जो थ्योरी JBCA की, ये आज भी काम कर रही नहीं कर रही? काम कर रही नहीं कर रही? ठीक, इतना बात बताओ समझ में आया नहीं है। कौन सी थ्योरी बोलते थे? क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल। ठीक, अब सवाल है, आप क्या करोगे? सिर्फ केवल उत्पादन करोगे। क्या करोगे? क्या जनरेट हो जाएगी? मांग जनरेट। लेकिन पहले आप उत्पादन करोगे, आज समझ। यूं नहीं है कि पहले आप मांग तलाशोगे फिर उत्पादन करोगे। दोबारा फिर समझा रहा हूँ, बहुत पहले उत्पादन करोगे, पहले आपूर्ति पे ध्यान दोगे, तब मांग का सर्जन होगा। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट बात पूछता हूँ, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। ये कंपनी मेरे पास XYZ, तुम सिर्फ क्या करना इसके अनुसार, JBCA के अनुसार क्या करना? सिर्फ उत्पादन करना। बताओ उत्पादन कब तक करना? जब तक डिमांड होगी। जब तक उत्पादन कब तक करोगे? ठीक, तो तुमने तो सीधा इसकी विपरीत बात कर दी। तुम तो पहले डिमांड को देख कर उत्पादन कर रहे हैं, तो गलत बात है ना तुम्हारी यार। तुम डिमांड को देख कर उत्पादन कर रहे हैं। अभी मैंने कहा तुम उत्पादन कब तक करोगे, तुमने कहा कि जब तक डिमांड होगी। अब तुम यार बच्चे तो बड़े बच्चे तुम ना, यही तो एक खास बात है। डिमांड तो जनरेट करनी नहीं, जब तक पूर्ण एम्प्लॉयमेंट प्राप्त नहीं हो जाता, पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक ऐसा काम करोगे। पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता, पूर्ण रोजगार, हाँ ये इसका सिद्धांत है, याद रखना बात यार। इन्होंने, मैंने कहा कि तुम उत्पादन कब तक करोगे, इन्होंने कहा कि हम जब तक करेंगे जब तक डिमांड नहीं पैदा हो जाती। अभी फिर इसमें अंतर क्या था? एक शब्द अगर रखो, एक शब्द पीछे उठा के पीछे रखो, अंतर ही क्या था इसमें? फिर तुम तो मांग के लिए काम कर रहे थे, मांग के लिए काम कर रहे थे। मांग के लिए नहीं काम करना, प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। जो डिमांड होगी ऑटोमेटिक जनरेट होगी। यही तो उनकी थ्योरी थी। अर्थशास्त्रियों को समझना इतना आसान बात नहीं है। समझ में आया बात है? इतनी बात बताओ समझ में आया नहीं आई? पता लगा तुम्हें? कहते हैं किसी का भी जो टाइम है एक जैसा नहीं आता, सबका टाइम बदल जाता। जो JBCA थे ना, इनका भी टाइम बदला। वर्ष 1930 के अंदर यूरोप के अंदर इतनी बड़ी महामंदी आई, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। समझ में आई बात है? ये यूरोप की कंपनियां थी ना, उत्पादन करती चली जा रही, उत्पादन करती चली जा रही, उत्पादन करती चली जा रही, इनका डिमांड गायब। इसने क्या कहा था? सिर्फ उत्पादन करो, उत्पादन करो, क्या बढ़ जाएगा? इसका मतलब जो क्लासिकल थ्योरी था ना, क्लासिकल थ्योरी फेल हो गया वर्ष 1930 में ना। वर्ष 1930 के अंदर भाई साहब बड़ी बड़ी किताब, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई। 1929 की आर्थिक महामंदी में बहुत किताबें, 3-4 किताबें पढ़ी मैंने। समझ आई बात है? बड़ी बड़ी राइटर की किताबें पढ़ी। जब मैं एयरपोर्ट पर बैठकर तो यहीं पढ़ूंगा, बैठकर एक किताब खरीद ली, बैठकर आराम से पन्ने पलटने में पूरा मजा आता था पढ़ने में। अब तुम जाओगे एयरपोर्ट पर जाने का मौका मिला, एरोप्लेन में 2 घंटे ऐसे शांति से बैठोगे, किताब पढ़ लियो बैठकर, वहाँ तो बड़ी बड़ी किताबें मिलती रहती है। समझ में आया? क्या नहीं पहुँच जाओगे? पहुँच जाओगे। सोच हमेशा ऊंची रखनी चाहिए, छोटा कभी नहीं सोचना चाहिए। समझ में आया बात है? वर्ष 1930 में ना, वर्ष 1930 में पता क्या हुआ? वर्ष 1930 में क्या हुआ? इस क्लासिकल थ्योरी के डायरेक्ट विपरीत हुआ। उत्पादन करते चले जा रहे थे, उत्पादन करते चले, डिमांड गायब, डिमांड गायब। इनका दिमाग खराब। आया समझ में? और चलो क्लासिकल थ्योरी में, एक क्लासिकल थ्योरी दिया, उसके बाद पता क्या हुआ? पूरे यूरोप के अंदर जितनी भी कंपनियां थी ना, सब बंद हो गई। कहाँ लेके जाते? जब डिमांड ही नहीं है। आया समझ में? और उसने क्या कहा था? JBCA ने क्या कहा था? वो कहा था उत्पादन करो, उत्पादन करो, मांग स्वयं बढ़ जाएगी। उत्पादन करो, बढ़ी नहीं, क्लासिकल थ्योरी फेल हो गया। बताओ क्लासिकल थ्योरी फेल हो गया। उसके बाद कहते हैं एक अर्थशास्त्री थे बहुत बड़े, जिनके विचार ने इन्हें बचा लिया। एक नई थ्योरी का जन्म हुआ, उसे कहते हैं महान अर्थशास्त्री, जो उनके देश में पैदा हुआ, कीन्स। उसने से बचाया। उसने पता क्या कहा? उसने से डायरेक्ट इसके विपरीत, इसने तो JBCA ने तो कहा था आपूर्ति बढ़ाओ, डिमांड बढ़ जाएगी।
उसने डायरेक्ट इसके विपरीत थ्योरी दी। पता क्या कहा, ये कह रहे मांग बढ़ाओ आपूर्ति बढ़ेगी। उसने सिद्ध भी करके दिखाया कैसे बढ़ेगी। आया समझ में, उसने सिद्ध भी करके दिखाया कैसे बढ़ेगी। बात समझ में आया, ठीक। अब सवाल है पेपर में, अगर सवाल आ जाए, रुक तो जाओ, यूपीएससी में सवाल आएगा कि मांग आपूर्ति का सर्जन करती है या आपूर्ति मांग का सर्जन करती है। और दो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें, ए भी दे रखा है और बी भी दे रखा है और सी भी दे रखा है और डी भी दे रखा है, और तुम एक ही थ्योरी दोनों अलग अलग और दोनों विपरीत, तो तुम कौन से टिक मारोगे, समस्या खड़ी हो सकती है। आज समझ में, यूपीएससी में कुछ सवाल ऐसे आते हैं, 2-3 सवाल ऐसे ही हर साल, उन्हें छोड़ के निकल जाती है। इनका आंसर बताऊंगा कैसे निकल जा, जिस सबको छोड़ के जाओगे ना, वो तुम तुम्हारे शिकंजे में फंस कर चला जाएगा। समझ में आया बात यार, बताया तो। इनके सबके बाद ना, किन्स के बाद इनके इन्हें मिला ना मिला, नोबेल प्राइज मुझे मिलना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं मिला, मतलब यार समझे नहीं बात समझ में आया, ठीक। अब सोच सकते हो क्या हाल चाल, तुम सोचो कितने गहराई तक अध्ययन करना होना मैंने, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे पढ़ने का बड़ा शौक। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे ना, पूरा मजा होगा किताबें पढ़ने में यार। पता लग गया क्या हुआ, पता लग गया ना क्या हुआ, ठीक। तो यहाँ फंस जाओ। अब दुनिया के महान अर्थशास्त्री किन्स के द्वारा क्या बताया गया, वो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, उन्होंने क्या बताया, ठीक। जानना चाहते हो उनके बारे में। इनका मानना था कि डिमांड पैदा करो, जो उत्पादन, डिमांड पैदा करो, जब डिमांड होगी तभी उत्पादन करो, यानी डिमांड, उन्होंने डिमांड साइड पे फोकस करा। और जो क्लासिकल थ्योरी थी ना, एक तो किन्स थ्योरी, तो नई थ्योरी का जन्म हुआ, उन्होंने इसे बाहर निकाला। उन्होंने जो किन्स थे ना, किन्स जो महान अर्थशास्त्री थे यूरोप के, उन्होंने इस यूरोप को आर्थिक महामंदी से बाहर निकाला। तब उन्होंने क्या किया, जो डिमांड साइड थी उसको बल देना स्टार्ट किया कि तुम्हारे यहाँ उत्पादन तो हो चुका, इसे बाहर निकालो, किसी दूसरे देश में जाकर डंप कर दो, वहाँ बेचो, भारत की तरफ आइए फिर ये सामान बेचने, सस्ते में बेचना शुरू करा उन्होंने। आया समझ में, ठीक। एक अनेक कारण थे, तो एक कारण ये भी था, फिर इन्होंने अपनी जो नीति थी अपनी नीति में बदलाव करा, फिर उत्पादन पर ध्यान कम दिया, मांग पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तब से क्या हुआ, तो जो विकसित देश है, तब से जो विकसित देश है वर्ष 1930 के बाद, ये मांग पर ध्यान देते हैं, मांग पर, इस वाली मांग पर नहीं, डिमांड पर। ऐसा समझ में, आपूर्ति पर यार, समझ में आया बात है। तब से विकसित देश थे ना, उनकी समस्या तुरंत बदल चुकी, और हमारी समस्या क्या है आज में पता किस साइड पर ध्यान देते हैं, आपूर्ति साइड पर। डिमांड की हमारे यहाँ कमी है हमारे यहाँ डिमांड, अबे डिमांड की तो हमारे यहाँ ना भरमार मात्रा में, बताए तो OLX हमारे यहाँ से पुराना सामान भी बिक, चोर मार्केट लगा हमारे यहाँ से, वो भी बिक जा, डंगरों की भी मार्केट है, पीठ बाजार भी है हमारे यहाँ से, पुराना सामान बिछाओ बेचो, यहाँ डिमांड की कमी है ही नहीं यहाँ से। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी, समझ में आया बात यार, पहली बार भारत वैसा, पहले सुन लो ध्यान लगाकर, पहले ये बताओ कि जो क्लासिकल थ्योरी वो भारतवाजी फिट हो रही नहीं हो रही। क्लासिकल थ्योरी, हमारी समस्या किसकी, आपूर्ति की, और जो पहले की थ्योरी विकसित देशों की समस्या किसकी, डिमांड की। और डिमांड के लिए एक मिनट, इतना बात बताओ, समझ में नहीं आया भाई, कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो बताओ, जब यूरोप के अंदर मंदी आई होगी, उन्होंने उत्पादन रोक दिया होगा कि करते गए होंगे, रोक दिया होगा, जब डिमांड ही नहीं है। क्लासिकल थ्योरी क्या होगा था वहाँ, फेल। दुनिया के महान अर्थशास्त्री कौन आए, किन्स। आओ किन्स के बारे में बोलते हैं। इधर तो हमने पढ़ लिया, ये थ्योरी पढ़ी क्लासिकल थ्योरी, अब पढ़ेंगे किन्स थ्योरी, हिंदी में लिख देता हूँ, चलो किन्स थ्योरी। जो किन्स थ्योरी था ना, इन्होंने फोकस पता कहाँ करा, इनका जो फोकस था हमेशा डिमांड साइड पर। किस पर, इन्होंने कहा कि मांग बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओ, जैसे तुम डिमांड बढ़ाओगे ना, आपूर्ति स्वयं बढ़ जाएगी, आपूर्ति स्वयं बढ़ जाएगी, स्वयं प्रोडक्शन खुद बढ़ जाएगा, जहाँ डिमांड होगी ना प्रोडक्शन वही बढ़ेगा। इनका मानना था। इनसे पूछा गया कैसे, सिद्ध भी करके दिखाओ, इनसे पूछा गया सिद्ध करके दिखाओ, हम नहीं ऐसे मानते, आप सिद्ध करके दिखाओ। चलो पहले क्लासिकल थ्योरी की बातें सुन लो। क्लासिकल जो थ्योरी थी उसका मानना था आप उत्पादन बढ़ाओ, जब उत्पादन बढ़ाओगे आय बढ़ेगी, जब आय बढ़ेगी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी
तो बचत की दर बढ़ेगी, और जब बचत की दर बढ़ेगी ना तो आया पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी, पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। वही गरीबी का दुष्चक्र, पढ़ाया गरीबी का दुष्चक्र, उसमें सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। वो इसी के अनुसार वो क्लासिकल थ्योरी पर आधारित है। अब भारत में ना आज भी हम क्लासिकल थ्योरी को ही फॉलो करते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन का उत्तर होगा ना वो हमारा वो कभी क्लासिकल थ्योरी पर ही होगा हमारा। समझ गए? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से सोचना सब चीजों को, समझ गए? सब चीजों किसके हिसाब से सोचना आया समझ में? तो इंडियन इकोनॉमी का नेचर समझना, ये इंडियन इकोनॉमी का नेचर है। अब बताओ इतनी बात, आपूर्ति है, सप्लाई साइड को फोकस करके चलना। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भाई? ठीक, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? ठीक, किन्स का क्या मानना था? किन्स का क्या मानना? सुनो, किन्स का मानना था आप ना सेविंग करो। क्या करोगे? सेविंग का मतलब बचत करो। क्या करोगे आप? जैसे तुम बचत करना स्टार्ट कर दोगे ना, जैसे तुम बचत करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारे उपभोग व्यय में कमी आ जाएगी। उपभोग व्यय में कमी आने का मतलब बता क्या? तुम खर्चा ही नहीं करने के, उपभोग व्यय में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी तुम्हारे। समझ बात? कोई इंसान बचत कर रहा, मेरे पास में मेरी सैलरी 20,000 थी, 20,000 थी, मैंने 18,000 बचत कर ली, तो मैंने मार्केट में डिमांड पैदा करी होगी। जब मैंने 20,000 18,000 अपनी जेब में डाल ली, मैंने बचत कर ली नहीं। उसका मानना था कि बचत करो, और जब बचत करोगे ना आराम से, तो जब बचत करोगे तो उपभोग रहता है ना, जो बचत कर ली तुम ना, तुम बचत बढ़ा दो, बचत तुमने बढ़ा दी। आया समझ में? जैसे तुम बचत बढ़ाओगे तो उपभोग व्यय में कमी हो जाएगी, तो तुम जो मांग है ना, जो मांग वो कमी हो जाएगी, मांग में कमी नहीं आ जाएगी। आ जाएगी नहीं? मांग में क्या आ जाएगी? इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर उत्पादन भी कम हो जाएगा, उत्पादन भी क्या हो जाएगा? उत्पादन भी कम हो जाएगा, और जो उत्पादन कम होगा राष्ट्रीय आय भी कम होगी, नेशनल इनकम कम होगी, नेशनल इनकम, फिर प्रति व्यक्ति आय भी, पर कैपिटल इनकम भी कम होगी, पर कैपिटल इनकम कम होगी नहीं होगी? इतना बताओ समझ में आया नहीं है? ठीक, जब पर कैपिटल इनकम कम होगी तो बचत भी कम होगी, बचत भी क्या होगी? ऐसा इसका मानना था। इन्होंने कहा सेविंग बढ़ाओ, सेविंग कम हो जाएगी, सेविंग बढ़ाओ, सेविंग कम हो जाएगी, बचत करो, बचत कर दो, बचत ही क्या हो जाएगी? कम। तो इसने बचत पर ध्यान दिया। किस पर ध्यान दिया? किस पर ध्यान दिया? अब बचत का मतलब पता क्या हो? बचत करने का मतलब सीधा कहाँ फोकस करा है? डिमांड पर। अगर बचत होगी ना तुम्हारे पास, बचत होगी तो समझ जाओ तो बचत कम हो जाएगी। जब बचत कम हो जाते हैं होती चली जाएगी ना, ये समझ जाओ मेन चीज डिमांड, डिमांड पैदा करना था। इसका मतलब जो महान अर्थशास्त्री थे ना किन्स, इनकी आलोचना भी करी जा, आलोचना इसी बात पर करी जा कि हम ना पूरी दुनिया कभी भी किन्स के रास्तों पर नहीं चल सकती, कभी कभी चल सकती है। क्यों? क्योंकि किन्स के द्वारा थ्योरी तब दी गई जब यूरोप मंदी में फंस चुका, और एक इंसान के द्वारा जो विचार बनाया गया वो उसके हितों को ध्यान में रखते बनाया गया होगा, हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया नहीं गया होगा। समझे? बात समझ में आया? तो तुम्हारा क्या मानना, भारत की सरकार को किन्स की थ्योरी पर चलना चाहिए, क्लासिकल थ्योरी पर चलना चाहिए? क्लासिकल थ्योरी पर, क्लासिकल थ्योरी पर चलना चाहिए कि किन्स थ्योरी पर चलना चाहिए? भारत की समस्या किसकी? दो मरीज, दोनों मरीज को एक जैसी दवाई दे दोगे क्या? नहीं दे सकते। जैसा मरीज होगा ऐसी दवाई दोगे। भारत 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 के अंदर कौन सा मरीज है और वहां कौन सा मरीज है? तो किसे फॉलो करोगे? कौन सी थ्योरी फॉलो करोगे? किन्स थ्योरी। मैं किसे करेंगे? मैं किन्स थ्योरी। हम किसे करेंगे? क्लासिकल थ्योरी। अब निर्मला सीतारमण को सुनो, आया समझ में? इन्होंने क्या, इन्हें इकोनॉमिक्स की समझ है। अरे भाई मेरे पास पढ़ लेती जब भी समझ में आ जाती तभी से। आया समझ में? ठीक, सुनो सुनो क्या है अभी बताएंगे तुमको। भारत की समस्या कभी भी किसकी नहीं रही? आपूर्ति, डिमांड की नहीं, डिमांड ही कमी होगी। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी, वर्ष 2019-20 की बात बता रहा हूँ, लॉकडाउन नहीं लगा था। आया समझ में? लॉकडाउन में सब चीज़ बंद नहीं होगी, तो फिर तो समस्या भारत की आ रही होगी फिर पक्का डिमांड की। लोगों ने डिमांड करना बंद कर दिया, सब चीज़ बंद थी। आया समझ में? लॉकडाउन से पहले भी हमारे यहाँ डिमांड कम हो गई थी, लॉकडाउन से पहले भी हमारे यहाँ डिमांड कम हो गई थी। पहली बार देश में ऐसा हुआ पिछले 3 सालों के दौरान कि भारत के अंदर डिमांड कम हुआ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, इसके बहुत बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं भारत के ऊपर।
और पता डिमांड कहाँ तक कम हुआ? शहरी क्षेत्र पर नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में था। जानना चाहते हो ऐसा क्या हुआ जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ भारत के अंदर? जानना चाहते हो? अरे जानना चाहते हो कि भारत के अंदर डिमांड कम क्यों हुआ? जानना चाहते हो? इच्छा का तुम्हारी, तुम सोच रहे हो कि मांग कैसे कम होगा? वो भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मांग कम होगा। भारत की जनसंख्या 75% गाँव में रहती है, 60-65% आज भी गाँव में रहते हैं लोग। ऐसा समझ लो, तो उन्होंने डिमांड कैसे कम कर दिया? ऐसा पहली बार हुआ? और जब पहली बार हुआ होगा तो भारत, जब हमारे यहाँ समस्या डिमांड वाली होगी, ऐसा समझ, तो फिर कौन क्लासिकल थ्योरी अपनानी चाहिए कि इसकी थ्योरी अपनानी चाहिए? तब भी इन बदतमीजों ने वही थ्योरी अपनाई, इन निर्मला सीतारमण का हाल है। तब भी इन्होंने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया। समझ में आई बात? ये यहाँ की अर्थशास्त्रियों का हाल। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए, इन्हीं कैबिनेट में 9 बंदे, और 9 बंदे सारे के सारे IAS अधिकारी, और किसी का भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जो इकोनॉमिक्स का रहा हुआ हो, तो कैसी पॉलिसी बनाएंगे? ऐसा समझ, तुम्हें खुद भी जानकारी है नहीं होगी। वर्तमान समय जो RBI के गवर्नर, ये गवर्नर बना रखा है, उनका बैकग्राउंड कभी इकोनॉमिक्स का रहा ही नहीं। बैंकिंग की जानकारी तुम्हें ज्यादा दोस्त हो जाएगी, जो मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। समझ में आए? ये हमारे देश का हाल है। और कुछ भी हो रहा है, चलो जो चल रहा है बस। आज समझ में, यहाँ आगे बड़े बड़े भाषण देंगे, हम प्याज नहीं खाते हैं, ना खाओ, हमें क्या लेना। बात समझ में आया? अब सवाल है कि भारत के अंदर ऐसा पिछले 3 सालों के दौरान क्या हुआ जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, और भारत के अंदर ये कौन सी समस्या खड़ी हुई कि भारत की समस्या, भारत के अंदर डिमांड ही खत्म हो गया। तुम जानना चाहते हो? तुम बहुत उत्सुक नहीं हो जानते हो कि जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि भारत के अंदर डिमांड कम होगी, वो भी ग्रामीण क्षेत्र तो डिमांड कम हो गया। जानना चाहते हो? कल को बताऊंगा।